यह बरेली के ऐतिहासिक वार्षिक मेले का आखिरी शनिवार था। साल का वो एक हफ्ता जब पूरा शहर नींद भूलकर इस मैदान में उमड़ पड़ता है। चारों तरफ लाइटों की चकाचौंध, चाट पकौड़ों की खुशबू, बच्चों के खिलौनों की आवाज और हर तरफ इंसानों का एक समंदर। लेकिन उस शाम आसमान का मिजाज कुछ बदला हुआ था। काले घने बादल धीरे धीरे मेले के ऊपर डेरा जमा रहे थे। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, मानो कुदरत किसी अनहोनी का इशारा दे रही हो। लेकिन मेले की इस भीड़ को आसमान देखने की फुर्सत कहाँ थी। सबका ध्यान तो मेले के ठीक बीचों बीच खड़े लोहे के उस विशाल काय गगनचुंबी ढांचे पर था। वो आसमानी झूला जो इतना ऊंचा था कि शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता था। लोहे के बड़े बड़े मजबूत खंबे, घूमती हुई रंग बिरंगी लाइट्स, और जब वो पूरी रफ्तार में आता तो हवा को चीरती हुई उसकी घरघराहट दूर तक सुनाई देती थी। इसी मेले में दो दोस्त घूम रहे थे, राघव और बिरजू। राघव शहर का लड़का, मॉडर्न, हमेशा हड़बड़ी में रहने वाला, जिसे जिंदगी में सिर्फ रफ्तार और रोमांच का जुनून पसंद था। दूसरी तरफ था बिरजू वैसे तो शांत और बेहद धीमा दिखता था, लेकिन वह बरेली के रेलवे लोको शेड यानी कि रेलवे वर्कशॉप का एक सीनियर मैकेनिक था। उसे भारी मशीनों, हाइड्रोलिक्स और लोहे के गियर बॉक्स की रग रग का अंदाजा था। उसकी आदत थी कि वह जब भी किसी मशीन को देखता तो उसकी बनावट को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करता था। लोग अक्सर उसकी इस आदत का मजाक उड़ाते थे और उसे किताबी मैकेनिक कहते थे। अरे जल्दी चल बिरजू, वरना झूले की लाइन इतनी लंबी हो जाएगी कि रात के 12 बज जाएंगे। राघव बिरजू को घसीटते हुए टिकट काउंटर की तरफ ले गया। राघव ने सबसे ऊपर वाली वीआईपी ट्रॉली का टिकट लिया। बिरजू ने ऊपर जाने से मना कर दिया था। वह नीचे जमीन पर खड़ा होकर उस विशाल काय झूले के मुख्य लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को गौर से देख रहा था। राघव उछलकर सबसे ऊपर वाली ट्रॉली में जाकर बैठ गया। वह बेहद उत्साहित था। हवा में हाथ हिलाकर नीचे खड़े बिरजू को देख रहा था। झूले की अन्य ट्रॉलियां भी पूरी तरह भर चुकी थी। नीचे वाली ट्रॉली में एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोदी में बैठा था। कुछ ट्रॉलियों में कॉलेज के युवा बैठे थे जो गाने गा रहे थे। एक अन्य ट्रॉली में एक नवविवाहित जोड़ा बैठा था जो मुस्कुरा रहा था। झूले का ऑपरेटर अपनी कैबिन में बैठा था। उसने क्लच छोड़ा और गियर बदला। एक भारी गूंज के साथ झूला घूमना शुरू हुआ। रफ्तार बढ़ी और अपनी पूरी चरम सीमा पर पहुंच गई। ऊपर बैठे लोग रोमांच के मारे चीख रहे थे। लाउडस्पीकर का शोर कान फाड़ रहा था। लेकिन नीचे जमीन पर खड़े बिरजू के पैर अचानक ठिठक गए। मेले के उस भारी शोर शराबे के बीच भी उसके मैकेनिक कानों ने कुछ ऐसा सुना जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। झूले की घूमने की आवाज में एक अजीब सा रिदम चेंज हुआ था। जब भारी मशीनें अपनी धुरी से भटकती है तो एक खास तरह का मेटेलिक रेजोनेंस यानी भारी घर्षण की आवाज आती है। बिरजू ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटी मैकेनिक टॉर्च निकाली और झूले के केंद्र में स्थित मुख्य शाफ्ट पर रोशनी डाली, जहां पूरे झूले का पहिया घूम रहा था। उसकी अनुभवी आंखों ने वो देख लिया जो कोई आम इंसान नहीं देख सकता था। मुख्य शाफ्ट को अपनी जगह पर लॉक रखने वाली भारी भरकम मेन लॉकिंग कॉलर ढीला हो चुका था और उसका सेफ्टी पिन अत्यधिक कंपन के कारण धीरे धीरे बाहर की तरफ सरक रहा था। उस विशाल दबाव के कारण शाफ्ट के जॉइंट से लोहे का बहुत बारीक बुरादा नीचे गिर रहा था और रुक रुक कर चिंगारियां निकल रही थी। बिरजू का माथा ठनका। वह जानता था कि अगर वो लॉकिंग कॉलर पूरी तरह बाहर आ गया तो घूमने वाला पूरा चक्र अपनी धुरी से फिसल जाएगा और 60 फीट ऊंचा ये झूला एक तरफ पलट जाएगा। वह तेजी से ऑपरेटर के कैबिन की तरफ भागा। ओ ऑपरेटर भाई, झूला तुरंत रोको, क्लच दबाओ, मेन शाफ्ट का लॉकिंग कॉलर स्लिप हो रहा है, बिरजू चिल्लाया। लेकिन ऑपरेटर ने उसे कोई सिरफिरा समझकर अनसुना कर दिया। तभी वो हुआ जिसका डर था। एक रीढ़ की हड्डी कपा देने वाली आवाज गूंजी। कड़ाक धड़ाम। लॉकिंग कॉलर के थोड़ा और खिसकते ही झूले का मुख्य गियर जाम हो गया। पूरा झूला एक भयानक झटके के साथ हवा में ही थम गया। जनरेटर ने जोर का झटका खाया और पूरी लाइटें गुल हो गई। सिर्फ आसमान में कड़कती बिजलियों की रोशनी बची थी। पूरे मेले में एक पल का सन्नाटा पसर गया, जो अगले ही पल एक भयानक सामूहिक चीख पुकार में बदल गया।
वह शोर इतना डरावना था कि किसी का भी कलेजा फट जाए। सबसे ऊपर फंसा राघव अपनी ट्रॉली की टूटी हुई सेफ्टी रॉड को दोनों हाथों से जकड़े हुए हवा में लटक रहा था। उसकी आंखों के सामने मौत नाच रही थी। बिरजू, बचा ले भाई, मैं गिर जाऊंगा। वह रो रहा था, लेकिन सिर्फ राघव ही नहीं, उसके नीचे फंसी हर ट्रॉली में चीख पुकार का मंजर था। मम्मी, मुझे नीचे उतरना है। वह छोटा बच्चा डर के मारे चीख रहा था। उसकी माँ उसे सीने से चिपकाए हुए खुद फूट फूट कर रो रही थी। हुल्लड़ मचाने वाले कॉलेज के युवा अब चुप थे। उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। एक लड़का अपनी ट्रॉली के फर्श पर बैठ गया था। उसका शरीर कांप रहा था। नवविवाहित जोड़ा एक दूसरे को पकड़कर रो रहा था। कोई तो बचाओ, ओ ऑपरेटर, झूला नीचे करो। हर तरफ से यही आवाजें आ रही थी। नीचे ऑपरेटर ने घबराहट में गलत लीवर खींच दिया, जिससे ब्रेक अचानक लॉक हो गए। मशीन से काले धुएं का गुबार निकला और एक भयानक झटके के साथ घूम रहा चक्र अपनी धुरी से 2 इंच बाहर की तरफ सरक गया। उस भारी दबाव के कारण नीचे कंक्रीट के फाउंडेशन में दरार आ गई और मुख्य खंबे का एक हिस्सा जमीन से कुछ इंच ऊपर उचक गया। पूरा झूला हल्का सा तिरछा हो गया। ट्रॉलियों में बैठे लोग अब और भी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। झूला गिर रहा है, हम सब मर जाएंगे। बेबसी और डर का एक ऐसा माहौल था जिसने पूरी भीड़ को सन्न कर दिया था। ऑपरेटर समझ गया कि मामला हाथ से निकल चुका है और झूला किसी भी सेकंड पलटने वाला है। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन वह 2 कदम ही भागा था कि बिरजू ने झपट्टा मारकर उसकी कॉलर दबोच ली। कहाँ भाग रहा है? रुक! अगर तू अभी हटा तो दर्जनों जाने चली जाएंगी। यहीं बैठ, इंजन को आइडल पर रख और जब तक मैं न कहूँ गियर मत छूना। बिरजू की आवाज में एक ऐसा फौलादी कमांड था कि ऑपरेटर कांपते हुए वापस बैठ गया। बिरजू ने बिना एक पल गवाए अपनी शर्ट उतारी। उसने उसे अपने दाहिनी हाथ पर मजबूती से लपेटा। भीड़ चिल्ला रही थी, मत चढ़, पागल है क्या? लेकिन बिरजू ने कान बंद कर लिए थे। वह एक मैकेनिक की फुर्ती से उस कपकपाते हुए लोहे के मुख्य खंबे के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। वह जानता था कि यहाँ कोई आम इंसान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये लड़ाई लोहे और संतुलन की थी। चूल्हे से आ रही सामूहिक चीखें अब धीमी पड़ रही थी, क्योंकि लोग अब डर के मारे सुबक रहे थे। हवा तेज थी। बारिश की बूंदों से लोहा गीला और चिकना हो रहा था। बिरजू का एक पैर फिसला। भीड़ की चीख निकल गई। अरे 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 गया! लेकिन बिरजू ने दूसरे हाथ से लोहे के एंगुलर जॉइंट को जकड़ लिया। बिरजू रेंगते हुए उस मुख्य धुरी तक पहुंच गया। नजारा खौफनाक था। वो भारी भरकम लॉकिंग कॉलर घर्षण के कारण आग की तरह लाल तपा हुआ था और उसका सेफ्टी पिन लगभग पूरा बाहर आ चुका था। शाफ्ट अपनी जगह छोड़ रहा था। तभी एक और सपोर्टिंग रॉड तड़क कर टूट गई। कटाक! झूला और झुक गया। ट्रॉलियों में फिर से सामूहिक चीखें गूंज उठी। बिरजू ने अपना आपा नहीं खोया। वह जानता था कि हड़बड़ी की तो पूरा झूला नीचे आ गिरेगा। उसने अपनी शर्ट वाले हाथ से उस गरम सेफ्टी पिन और लॉकिंग कॉलर को पकड़ा। लोहे की भीषण गर्मी से कमीज का कपड़ा तुरंत झुलसने लगा और उसकी हथेली में असहनीय रूह कपा देने वाली जलन हुई। दर्द के मारे बिरजू के मुंह से एक करहा निकली, लेकिन उसने दांत भींच लिए और अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। उसने बिना कोई आवाज किए अपनी पूरी ताकत और मैकेनिकल समझ का इस्तेमाल किया। उसने अपनी जेब से एक छोटा रेंच निकाला जो वह हमेशा अपने पास रखता था और उस जलते हुए पिन पर वार करके उसे वापस लॉकिंग स्लॉट के अंदर धकेल दिया। अब कॉलर तो अपनी जगह बैठ गया, लेकिन वाइब्रेशन से वह फिर स्लिप हो सकता था। तभी बिरजू की नजर वहीं जॉइंट पर लटकी एक एक्स्ट्रा स्टील सेफ्टी चेन पर पड़ी, जो ऐसे ही आपातकाल के लिए बैकअप के तौर पर वहां बांधी जाती थी। उसने अपने बाएं हाथ से उस मजबूत स्टील चेन को खींचा और लॉकिंग कॉलर के चारों तरफ पूरी ताकत से घुमाकर उसे एक पक्के हुक में फंसाकर लॉक कर दिया। शाफ्ट पूरी तरह से अपनी जगह पर लॉक हो गया। मुख्य खंभा स्थिर हो गया। ट्रॉलियों में बैठे लोगों को महसूस हुआ कि भयानक कंपन अब रुक चुका है। बिरजू ने नीचे ऑपरेटर की तरफ देखा और चिल्लाया, अब क्लच छोड़ो।
धीरे धीरे, रिवर्स गियर में, बहुत धीरे। इंजन एक बार फिर घर घर आया, लेकिन इस बार शाफ्ट बिल्कुल नहीं हिला। झूला बहुत धीरे धीरे रेंगते हुए नीचे आने लगा। मौत और जिंदगी के बीच का फासला हर सेकंड कम हो रहा था। नीचे खड़ी हजारों की भीड़ बिल्कुल खामोश थी। जैसे ही सबसे नीचे वाली ट्रॉली जमीन पर पहुंची, वह माँ अपने बच्चे को लेकर बाहर कूदी और जमीन पर बैठकर रोने लगी। वह बार बार ऊपर बिरजू की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। पिता ने अपने बच्चे को गले लगा लिया। हुल्लड़ मचाने वाला युवा बाहर आकर एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। वे समझ चुके थे कि जिंदगी कितनी कीमती है। नव विवाहित जोड़ा एक दूसरे का हाथ थामे चुपचाप बाहर निकला। उनकी आंखें नम थी। जैसे ही राघव की ट्रॉली जमीन के पास पहुंची, वह बाहर कूदा और जमीन पर लेट गया। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। जब बिरजू नीचे उतरा तो उसका दाहिना हाथ पूरी तरह झुलस चुका था, जिससे खून और छाले साफ दिख रहे थे। वह दर्द से कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही चिर परिचित शांति थी। राघव दौड़ कर गया और बिरजू के गले लग गया। भाई, मुझे माफ कर दे, तू धीमा नहीं है। तेरी इस गहराई और समझदारी ने आज हम सबको नई जिंदगी दी है। सिर्फ राघव ही नहीं, वह माँ, वो बच्चे, वो नव विवाहित जोड़ा, सब बिरजू के पास आ गए थे। वे सब उसके झुलसे हुए हाथ को देख रहे थे और कुछ तो उसके पैर छूने लगे थे। आज मेले का वो धीमा मैकेनिक उन हजारों लोगों के लिए साक्षात भगवान का रूप बन चुका था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि संकट में होश ही असली ताकत है। जब बड़ी मुसीबत आती है तो हड़बड़ाने या भीड़ में पागलों की तरह भागने से चीजें और बिगड़ती है। जीतता वही है जो संकट के चरम पर भी शांत रहकर अपने होश और हुनर का सही इस्तेमाल करता है। तो ये तो थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हर हफ्ते हम एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।